फिजिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 11th क्लास का ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल चैप्टर है। कई जगह पर जो यहाँ कंसेप्ट डेवलप करेगा वो आपको 12th में हेल्प करेगा। जैसे सिलेबस में एक आपको दिखाई दे रहा है वेस्पर थ्योरी। इस वेस्पर थ्योरी से हम लोग मॉलिक्यूल का शेप आइडेंटिफाई करते हैं। मीथेन का टेट्राहेड्रल ही क्यों होगा, वो ट्रायगोनल प्लानर कैसे बनेगा, ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, वो सब यहाँ सीखते हैं हम लोग। और इसी का फिर इम्प्लीमेंटेशन क्लास 12th में भी होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। तो वहाँ स्टूडेंट्स को बताते हैं 12th में जाने के बाद कि अगर 11th का केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो, हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हो वहाँ पर, तब तो आपको समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज आप यहाँ याद रखो। तो सोचो वही स्टूडेंट्स को दिक्कत होगा जो 11th में ध्यान नहीं दिया है, और 11th में ध्यान नहीं दिया इसका मतलब पढ़ने में वो वीक है। अब उसको अगर 12th में वो बात याद रखने के लिए कहा जाए तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो सारा पोर्शन जो 11th में आप पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट है। कई लोग ये माइंड मेकअप करके चलते हैं कि अच्छा 11th चल रहा है, हम 12th में सीरियस हो जाएंगे, 12th में अच्छे से करेंगे। यही सबसे बड़ा भूल होता है। 11th आपका बेस बनाता है और उसी बेस पर आपका 12th खड़ा होता है। और आप सोचते हैं कि 12th में ही जाकर के हम जो ऊपर से बिल्डिंग खड़ा कर देंगे और बेस आपका कुछ बना ही नहीं, तो बिल्डिंग तो गिरना ही है। और उसका भारपाई जो वो कई साल तक करना पड़ जाता है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि 11th को सीरियस नहीं लिए थे। इसलिए 11th को सीरियसली समझना है। वहाँ पर इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेनली हम लोग को यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है सिलेबस के अनुसार से। आयनिक बॉन्ड आज स्टार्ट करेंगे और आज ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड चलेगा और आप मान के चलो कि ये पूरे महीने तक चलेगा, यानी कि नवंबर तक, क्योंकि बीच में आपका फेस्टिवल दिवाली और छठ की वजह से भी बंद हो जाएगा क्लास, तो टाइम लगेगा। इसमें बड़ा चैप्टर्स है और जो भी फिजिकल केमिस्ट्री है वो तो 11th में ही है। 12th में फिजिकल केमिस्ट्री इतना बड़ा नहीं है जितना 11th में है। अधिकांश पोर्शन न्यूमेरिकल्स वगैरह सब 11th में ही डाला है। तो मेनली हम लोग को कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है। कई इसमें नए नए टर्म्स आएंगे, जैसे लास्ट में देख रहे होगे MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ेंगे। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, आयरन का निकाले, कैल्शियम का निकाले, यहाँ पर O2 का निकालेंगे, O2 के ऊपर में प्लस चार्ज का निकालेंगे, यानी मॉलिक्यूल और उसके स्पेसिस का कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग आएगा। और स्टार्ट करते हैं हम लोग, सुन लो पहले, उसके बाद फिर लिखवा देंगे। जैसे सबसे पहला सवाल उठता है कि केमिकल बॉन्ड है क्या। इसको समझने के लिए आपसे पूछते हैं, आप बताओ वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। आप सब लोग अलग अलग जगह से पढ़ कर के आए हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं कि वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2। अब इस H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको जोड़ कर रखने के लिए कोई अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, तो केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। इट इज द फोर्स, कौन सा फोर्स? विच होल्ड्स द एटम इन ए मॉलिक्यूल, जो किसी मॉलिक्यूल्स में एटम को पकड़ कर रखता है। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल इन H2O वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। समझ में आया केमिकल बॉन्ड का डिफिनेशन? क्योंकि अगर आप बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 ही क्यों लिखते हैं, CO क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन ही आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जिसकी वजह से वो जुड़े होते हैं उसी को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। इसके बाद में फिर आता है टाइप, यहाँ पे रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता क्यों है? वाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं? इनके पीछे में सबसे पहला रीजन आता है इनका स्टेबिलिटी। जैसे आप यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, पहले स्टूडेंट से पूछते थे कि आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो, तो बताता था कि सर हम अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, हम पढ़े लिखे होना चाहते हैं। ये सब इधर उधर का बात, बेकार का बात। केमिस्ट्री पढ़ने से आप अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे। अगर ऐसा पढ़ना होता तो तुम सोशल साइंस लेकर के पढ़ते, वो सामाजिक विज्ञान जो कुछ समाज के बारे में बताता। ठीक है, केमिस्ट्री में तो ऐसा कुछ नहीं है।
पढ़ रहे हैं आप सीधा सीधा ये अस्टेबल बनने के लिए। क्या अस्टेबल बनने के लिए? अगर आप पढ़ाई करेंगे तो जाहिर सा बात है किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे, आने वाले समय में आप किसी अच्छे पोजीशन पर होंगे, किसी अच्छे जगह पे जॉब कर रहे होंगे और आपका इनकम भी अच्छा होगा। यानी सब कुछ मिला जुला करके आपका इकोनॉमिकल कंडीशन की तरफ में शिफ्ट करता है, यानी कि टू अर्न मनी। अब मनी ही क्यों? क्योंकि हम अपने सोसाइटी में आसपास में देखते हैं कि जिसके पास में पैसा है, उसके पास पावर है, उसके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है। आपकी इच्छा कर रही है तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, लेकिन जिनके पास पैसा है वो खुद उनके पास में वो चल करके चला आएगा। ठीक है कि हाँ उनके पास में आप बीमार पड़ेंगे, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे वैसे लोग हैं जिनके यहाँ सिर्फ अगर वो खांसी हुआ नहीं कि डॉक्टर नीचे गेट के नीचे में खड़ा है, ठीक है, क्या तो कि सर को आज खांसी हो गया है तो फिजिशियन खड़ा है, सर्जन भी खड़ा है, ठीक है, एक कॉल पर वहाँ पहुँचने वाला है तो दिखा कि उनके पास में पावर है। आप यहाँ से निकल रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ से निकलने में ही आपको सगुना मोड़ क्रॉस करने में 10 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन कई वैसे पावरफुल लोग हैं जिनके आने के आधा घंटा पहले ही रोड खाली करवाया जाता है। आप रोड के किनारे में हैं तो आधे घंटे से खड़े हैं, क्या तो कि वो आधे घंटे के बाद में आएंगे मंत्री जी, नहीं होता है पावर, ठीक है। तो वो पावर यानी कि स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही एटम्स देखता है कि मेरे साथ में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो उसको दिखाई देता है इनर्ट गैस, ग्रुप 18। ग्रुप 18 यानी इनर्ट गैस में सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। बाकी सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो एटम्स अपना डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, जो हीलियम के नज़दीक में है वो डुप्लेट पूरा करना चाहता है, और उसके अलावा बाकी जो है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनर्ट गैस स्टेबल होता है। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन है लोअर एनर्जी एंड हायर स्टेबिलिटी। जब किसी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो यहां एनर्जी रिलीज होता है। बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये एनर्जी रिलीज हुआ तो कहां से एनर्जी आया? एटम से। लोअर द एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी। जैसे अगर आपको जमीन पर खड़ा होने के लिए कह दिया जाए, आप खड़े हो जाएंगे आराम से, फिर हम आपको कह दें कि इस बेंच पर चल करके दिखाओ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस बेंच पर दौड़ करके भी दिखा देंगे। आप बोलेगी कहिए तो सर एक पैर पर चल करके दिखाएं, आप चल दिए, ठीक है। अब आप इमेजिन करो इस बेंच को 100 फीट हाइट पर लेकर के चले गए, ठीक है, और अब कहा जाएगा कि इस बेंच पर चल करके दिखाओ, ठीक है, तो अब वहां पर चलना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ये एक टास्क हो गया फियर फैक्टर का, कि वो 100 फीट हाइट पर, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जा रहे हैं आपके बॉडी का एनर्जी बढ़ रहा है, और एनर्जी बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी घट रहा है। यही बेंच इतना ही चौड़ा है, लेकिन अब आपके इसके ऊपर में खड़ा होना जो है वो डिफिकल्ट होगा, इसके ऊपर में चलना जो है डिफिकल्ट होगा, आपको लगेगा कि हम यहाँ नीचे गिर जाएंगे। उसी तरीके से जितना कम एनर्जी होगा मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो जब दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं एनर्जी रिलीज होता है, यानी एटम के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल का एनर्जी क्या होता है? कम। तो एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एटम्स केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, स्टेबिलिटी एक्वायर करता है, लोअर एनर्जी स्टेबल एक्वायर करता है। क्लियर है यहाँ तक? इतनी बात को पहले। अब यहाँ जब हम लोग केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे, पहले ये बताया कि मेनली दो बॉन्ड हम लोग को पढ़ना है, एक आयनिक बॉन्ड और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप में आ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वहाँ हमें लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना होगा। लीविस डॉट स्ट्रक्चर में कहता क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है लीविस डॉट स्ट्रक्चर। एक दो बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर लिथियम का लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 1, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो कहता है कि आप लिथियम लिखो और 1 इलेक्ट्रॉन लिख दो, कहीं पर भी चारों तरफ में ये 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये 1 लिखेंगे। अगर हमें एल्युमिनियम लिखना होता, एल्युमिनियम का 13, बताओ कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एल्युमिनियम और 3 डॉट। डॉट जनरली हम लोग पेयर फॉर्म में लिखते हैं। क्यों पेयर फॉर्म में? याद करो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में बात की कि इलेक्ट्रॉन एटम्स के ऑर्बिटल्स में होता है,
और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसलिए कोशिश करेंगे हम लोग पेयर फॉर्म में। कई जगह पर 2 से ज़्यादा 3 भी रखना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करेंगे अगर पॉसिबिलिटी है तो पेयर फॉर्म में लिखेंगे। ये 3 हो गया। अगर क्लोरीन का लिखना है 17 होता है, तो इनका कन्फिग्रेशन हो गया 2 8 7। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्लोरीन और 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। बताओ समझ में आया किस तरीके से लिखना है? यानी कि लिविस डॉट क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम उस एलिमेंट के, उस एटम के सिंबल के सराउंडिंग में रखते हैं, अराउंड में रखते हैं, और डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसे कहा गया लिविस डॉट। इसे आप नोट करना। लेकिन इसके बाद में फिर है हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसमें पहला टाइप्स आएगा आपका आयोनिक बॉन्ड। इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और फिर एक और बॉन्ड आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इन सब से ये डिफर करता है, लेकिन बॉन्ड टर्म लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी ये 4 बॉन्ड इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस के अनुसार से। बाकी के मेटेलिक बॉन्डिंग है, वांडरवाल फोर्सेस हैं, वो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जगह पर हैं, तो वहाँ पर वो डिस्कस किया जाएगा। एक बार फिर से देखो, क्योंकि अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए उन सब में दोनों एटम बराबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जहाँ पे एटम्स अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वैसे कैसे फार्मूला लिखा जाएगा। सोडियम क्लोराइड के केस में 2 कंस्टिट्यूएंट थे, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 1, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट किया Cl माइनस में। और दोनों, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो Na के ऊपर में प्लस और Cl के ऊपर में माइनस, तो यहाँ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसी को अगर लिविस डॉट से दिखाते हैं हम लोग, तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 डॉट, क्लोरीन के पास में 7 था तो 7 डॉट दिया, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, इसलिए यहाँ व्हाइट से देखो इसके इलेक्ट्रॉन को दिखाएं। ये सोडियम क्लोराइड का बना लिविस डॉट स्ट्रक्चर। मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर में 2 पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन था, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इनके ऊपर O2 माइनस चार्ज। अब जब ऐड किए तो Mg2 प्लस और O2 माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगा, जिसे हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और इन्हीं का अगर लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो यहाँ इस तरीके से लिखा गया, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को शिफ्ट कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन पर 2 माइनस और मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज। अब एक बात करते हैं हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ध्यान से देखना क्योंकि एक आपको देंगे फिर बनाने के लिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 2 8 8 2। दूसरा है क्लोरीन, इनका एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2 8 7। बताओ ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कैल्शियम? 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए। अब ये कन्वर्ट कर जाएगा Ca2 प्लस में और अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या आ गया 2 8 8। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब ये कन्वर्ट कर गया किस में? Cl माइनस में, और इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 8। अब इसे ऐड करेंगे। अब ऐड करते वक्त में इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट होना चाहिए दोनों तरफ में। जैसे अभी तक में देखो कि सोडियम क्लोराइड के केस में यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ है,
ये जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये वन इलेक्ट्रॉन जो दोनों तरफ में वो कैंसिल हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ भी कैंसिल हो गया। तो वैसे ही इस जगह पर भी आपको कैंसिल करना होगा। अब कैंसिल करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस जगह पर रिक्वायरमेंट हो। किसी किसी कंडीशन में दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, किसी में सिर्फ एक को ही मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। जरा आप सोचो तो कि दोनों तरफ में कैंसिल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? क्लोरीन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो जाएगा। आप इमेजिन करो कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहता और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रहता, तब कैंसिल करने के लिए क्या करते? उसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन फिलहाल अभी इसे हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 2 से। तो इनका ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब ये 1 नहीं बचा, अब ये क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। अब यहाँ देखो फाइनली क्या आ गया, यहाँ कैल्शियम आ गया और 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो 2Cl लिखा जाएगा। क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। अब यहाँ क्या बचा? Ca2+ और 2 क्लोरीन है, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, Cl-Cl-। देखो तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव इनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव इनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और इन्हीं को कंबाइन करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CaCl2। और अगर लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है तो यहाँ कैल्शियम, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 क्लोरीन है, तो 2 जगह पर आप क्लोरीन लिखो। ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन इसे ये शिफ्ट किया और एक इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट किया। अब अगले स्टेप में आ जाएगा कैल्शियम के ऊपर में 2+ और क्लोरीन के ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो ये वाइट से इसके इलेक्ट्रॉन को, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ भी माइनस चार्ज और इस जगह पर भी क्या आ गया? माइनस चार्ज। इनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कंबाइन करके बताओ तो क्या फार्मूला लिखेंगे? CaCl2। बताओ, इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। तो आप इसको कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद में आप लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का दिखाना था आपको कैसे ये फॉर्म किया है। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 2 8। इनर्ट गैस स्टेबल हो गया। क्लोरीन का 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट कर जाएगा Cl- में। कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2 8 8। ऐड करना है लेकिन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। ये 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। बचा हुआ यहाँ क्या रह गया? Al प्लस 3Cl। यहाँ पर ये आ जाएगा Al3+। आप 3Cl- भी लिख सकते हैं या Cl- 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं। इन सब के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करेगा, यहाँ भी, और इसी को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं? AlCl3। अगर लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन है, तो चूंकि इधर रखेंगे तो वहाँ दिखाना मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ पर लिखे हैं हम लोग क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। सभी क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र किया।
अब एल्यूमिनियम के ऊपर में कौन सा चार्ज, 3+, और ये तीनों क्लोरीन है तो एक साथ में भी लिख देते हैं 3, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और बाकी क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7, इनके ऊपर में कौन सा चार्ज, माइनस, और इसी को लिख सकते हैं हम लोग AlCl3। हम यहाँ बताएं कि 3 भी एक साथ में लिख सकते हो, Cl 3 जगह पर लिखें वो भी सही है। तो ये इस तरीके से, तो हमको लगता है कि आप तो आयनिक बॉन्ड का लिख सकते हैं, आप लिखे। और स्टूडेंट्स को वो ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, कहाँ मल्टीप्लाई किए, इसमें दिक्कत होता है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर एक बार में दिक्कत हो रहा है तो उसी तरह का 2 3 4 बना हो आप, तो फिर कंसेप्ट जो अपने आप बिल्ड कर जाएगा कि क्या कर रहा है। प्रैक्टिस करना है, सरेंडर नहीं करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बाकी का हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज वही जो आप अंडर 10th क्लास में पढ़े हैं, वही सब यहाँ भी डिस्कस करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पार्ट आता है सॉल्युबिलिटी। कोवेलेंट कंपाउंड से अगर रिलेट करें तो अधिकांश कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ दी वो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नेचर के होते हैं। आयनिक कंपाउंड को अगर आप वाटर में डालते हो तो आयोनाइज कर जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट्स में, अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में। जैसे सोडियम क्लोराइड को आप वाटर में डालोगे तो वाटर में जाने पर सोडियम क्लोराइड आयनाइज कर जाता है Na+ और Cl- में, आयन में वो टूट जाता है, और आयन में जाने के बाद में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक अगर सॉलिड फॉर्म में है, वहां आप इलेक्ट्रोड डालोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर वो क्रिस्टल फॉर्म में है, Na+ और Cl- एक दूसरे को सराउंड कर रहा है, वो मूव नहीं कर पा रहा है, और यहां पर मूवमेंट होता है आयंस की वजह से। और जब इन्हें आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं या मोल्टेन फॉर्म में लाते हैं तो ये आयोनाइज कर जाते हैं, और आयोनाइज करके आयन में कन्वर्ट कर गया तो अब आयन के मोबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, वो आयोनाइज नहीं करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आयनिक बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, और इस स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू ज़्यादा होता है। यानी कि दो कंपाउंड को अगर कंपेयर करेंगे तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली कम होगा, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में कम होगा। ये 2-3 पॉइंट्स वो थे जो नीचे क्लासेस में आप पढ़े हुए थे, उन्हीं को लिखवाना है। देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।